हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड उसके कुछ थ्योरी पॉइंट्स भी देखते चलेंगे। तो जैसा कि आप सबको में बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए कंप्यूटर साइंस के क्लास 11 एंड 12 के क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट होंगे, उसे भी देखते चलेंगे। एंड जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी आने वाले स्टेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेट का एग्जाम जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे स्टेट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप उसे वहां से जाकर के अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको चैनल या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर अपने प्रिपरेशन में यूज़ करें, उससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ डैश। सो जितने भी डिजिटल सर्किट है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी उनमें सर्किट्स हम डिजाइन करते हैं, फ्रेम करते हैं, उन सब में दो गेट्स ऐसे गेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी तरह के सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डिजिटल सर्किट में टोटल गेट्स कितने होते हैं। सो देयर आर 7 गेट्स। 7 गेट्स होते हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को और डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को डिजाइन करते हैं। सो लेट मी लिस्ट डाउन ओवर हियर। सो सबसे पहला गेट है और गेट, देन एंड गेट, एंड देन नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एंड XOR gate. So these are the 7 gates that are widely used in digital circuits to make any design of electronic circuits. So किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपको डिजाइन करने हैं तो आप इन्हीं गेट्स की मदद से कर सकते हैं। अब इनमें भी कुछ ऐसे गेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अदर गेट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। सो दीज गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। सो वैसे गेट्स जिनकी मदद से हम बाकी अदर गेट्स को फ्रेम कर सकते हैं, बाकी अदर गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। सो हमारी जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट। सो दीज आर द टू गेट्स दैट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट, और इनकी हेल्प से हम और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट, किसी भी तरह की गेट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिजिटल सर्किट्स को बनाने में, उनको फ्रेम करने में सबसे ज्यादा रिपीटेडली हम कौन सी गेट का यूज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नैंड गेट, ऑप्शन बी इज नॉर गेट, ऑप्शन सी इज एंड गेट, ऑप्शन सी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये दोनों गेट जो हैं ये यूनिवर्सल गेट हैं और इनका यूज हम मोस्ट वाइडली तरीके से करते हैं अपने कोई भी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए। सो दीज टू गेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट, एंड दीज गेट्स कैन बी implemented, और these gates can implement any of the other gates. So जो भी इधर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, एक्स नॉर और एक्स और गेट हो गया, सो किसी भी तरह की गेट हो आप इसकी हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिजिटल सर्किट के लिए करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि दे यूज एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि डिजिटल सर्किट में हम डिजिटल सिग्नल्स का हेल्प से, डिजिटल सिग्नल की मदद से हम प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल नहीं होता, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग द कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि डिजिटल सिग्नल में हम हमेशा डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल यूज करते हैं, जैसा कि 0 और 1। तो ये जो भी बाइनरी वैल्यूज हैं 0 1, इनकी हेल्प से, इसे हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, तो डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं डिजिटल सर्किट के केस में। नेक्स्ट है हमारा कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। सो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो डिजिटल सर्किट है वो कंटिन्यूअस जो हमारा सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, उनसे कई गुना
फास्टर होते हैं। सो ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट सुटेबल नहीं, दे आर सुटेबल फॉर हाई स्पीड कंप्यूटेशन। दैट्स वाई ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इनमें से कौन सा एग्जांपल हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है? सो फर्स्ट इज कंप्यूटर, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड ऑप्शन इज मोबाइल phones, so yes, this is also true. Next is digital camera, so yes, this is also an example of digital electronics. So our correct option is option D, that is more than one of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन और गेट हैज 4 इनपुट्स एंड द नंबर ऑफ वर्ड इन ट्रुथ टेबल विल बी। सो यहाँ पे हमारे को एक गेट दिया गया है और गेट, जिसमें कह रहा है कि 4 इनपुट्स हैं, तो उन 4 इनपुट से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे उसके ट्रुथ टेबल में, वो हमसे पूछा गया है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n। सो जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी गई है, सो दैट इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 16। सो 16 नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी देयर फॉर एन और गेट विच हैज 4 इनपुट्स। सो जिसके 4 इनपुट्स होंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 16 होंगे। सो अगर जैसे कि आप नॉर्मली इन जनरल जो आप ट्रूथ टेबल और गेट का आप लिखते हो, वो होता क्या है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो ये होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ना ए, और ये होता है हमारा बी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो 2 है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास 2 हैं, इसीलिए टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। सो ये कैसे आता है, तो 2 रेज टू पावर 2, नंबर ऑफ इनपुट्स इन दिस केस इज 2। सो एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 दैट बिकम्स 4, तो ये रिजल्ट 4 है। उसी तरीके से नंबर ऑफ वर्ड्स, अगर हमारा इनपुट n इक्वल्स टू 4 है, देन इन दैट केस द रिजल्ट इज 16। सो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चेंजेस इट्स स्टेट। सो बेसिकली इसके पीछे थोड़ा सा चल के हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और फ्लिप फ्लॉप से भी थोड़ा अगर पहले चलें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है उसमें 2 तरीके की सर्किट पाई जाती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट्स, 2 टाइप्स ऑफ circuits. The first one is combinational, and the second one is sequential. So these are the 2 types of circuits जो कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो आउटपुट होते हैं वो बेसिकली इनपुट्स पे डिपेंड करते हैं। जो हम उसको इनपुट पास करेंगे, जस्ट आउटपुट उसी की तरह निकल के आएगा। तो जो इनपुट हम देंगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगी। ये चीज होती है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ टाइप ऑफ सर्किट that in which its outputs depend only on the करंट इनपुट। तो जो आप इनपुट पास करोगे वही सेम टू सेम उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होता है। और इसमें किसी भी तरह की मेमोरी एलिमेंट नहीं होती है। मेमोरी एलिमेंट नहीं होती है, इस वजह से इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो भी काफी सिंपल होती है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसा कि आपने एडर्स का नाम सुना होगा, आपने मल्टीप्लेक्सर का नाम सुना होगा, आपने इनकोडर्स डिकोडर का नाम सुना होगा। तो ये जितने भी आपके एप्लीकेशन, जो भी आप ये सर्किट्स देखते हो, ये सब के सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि इनका जो आउटपुट है वो बेसिकली डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे, जो हम इनपुट इसमें पास करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीक्वेंशियल की। अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल में क्या होता है कि इसका आउटपुट करंट इनपुट पे तो डिपेंडेंट होता ही है, उसके साथ साथ जो पास्ट के आउटपुट्स हैं, जो पास्ट के रिजल्ट्स हैं, उन पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से ये पास्ट के रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मेमोरी एलिमेंट जुड़ा होता है, और उसी मेमोरी एलिमेंट में ये पास्ट रिजल्ट्स स्टोर होते हैं। तो इसमें सीक्वेंशियल सर्किट में चूंकि यहाँ पे करंट इनपुट पे भी आउटपुट डिपेंड कर रहा है, और साथ के साथ जो पास्ट के रिजल्ट्स हैं उन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डिजाइनिंग जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और ये कॉस्टली भी होता है एज कंपेयर टू
कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो सीक्वेंशियल के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपने काउंटर्स का नाम सुना होगा, काउंटर्स का, उसके बाद से जैसे कि आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया। फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। उसके बाद से आपके जैसे कि काउंटर्स में भी बहुत तरह के एसिंक्रोनस काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर है। अब बात करते हैं कि सीक्वेंशियल में एक चीज और एडिशनल होती है, वो होता है क्लॉक पल्स। तो ये क्लॉक पल्स जो है, क्लॉक पल्स जैसे जैसे चेंज होगा उस तरीके से मेमोरी जो एलिमेंट है वो अपने वैल्यूज को अपडेट करती है। तो जैसे जैसे क्लॉक जो है वो चेंज होगा, वैसे वैसे जो हमारा मेमोरी एलिमेंट है वो भी अपने वैल्यूज को, अपने डेटा को अपडेट करता है। तो ये चीजें होती है सीक्वेंशियल सर्किट में। अब आते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, रजिस्टर्स। आपने रजिस्टर्स का नाम सुना होगा। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप इज अ स्टोरेज, एक तरीके से स्टोरेज है, एक डिवाइस है जिसका यूज हम सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप इज अ डिवाइस, इज अ सीक्वेंशियल डिवाइस इन अ मोर स्पेसिफिक टर्म। सो फ्लिप फ्लॉप इज अ sequential device that is used to store single bit of information। तो सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर हमें स्टोर करना है तो हम वहां पे फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। उसके बाद से रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही हम रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप में दो तरह की ट्रिगरिंग होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिगरिंग इज, दो तरह की ट्रिगरिंग होती है। एक होता है एज एज ट्रिगर्ड, एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, और एक होता है हमारा लेवल ट्रिगर्ड। दो तरह के होते हैं, एक होता है एज ट्रिगर्ड और एक होता है लेवल ट्रिगर्ड। अब एज ट्रिगर्ड के भी दो होते हैं, एक होता है हमारा हाई और दूसरा होता है हमारा लो। उसी तरीके से लेवल ट्रिगर्ड में एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। सो निगेटिव लेवल लेवल ट्रिगर्ड में क्या होता है। तो जैसे कि मैं एक आपको क्लॉक का डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्लॉक है, क्लॉक पल्स है, एक ये हमारा क्लॉक पल्स है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये वाला पोर्शन जो है ये ऊपर जा रहा है। तो ये जो ऊपर की साइड में जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, और फिर ये पोर्शन जो है ये नीचे आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम बोलते हैं लेवल। ये होता है हमारा लेवल। और ये लेवल की वैल्यू जब अप होगी तो उस टाइम पे वैल्यू 1 होती है। और जब यहाँ पे लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेवल डाउन है, तो ये होता है वैल्यू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेवल ट्रिगर्ड में दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड और एक होता है निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड यानी कि ये वाला पोर्शन जहाँ पे वैल्यू 1 है, एंड निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड का मतलब जहाँ पे वैल्यू 0 है। और अगर हम एज की बात करें तो एज में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे पोर्शन देख रहे हैं आप, ये ऊपर की साइड जा रहा है, दैट मीन्स कि ये हाई है। और यहाँ पे पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पोर्शन लो है। तो ये लो लो ट्रिगर्ड हो गया, लो एज ट्रिगर्ड हो गया, और ये वाला हाई एज ट्रिगर्ड हो गया। तो ये चीजें होती है बेसिकली ट्रिगरिंग, कैसे क्लॉक पल्स काम करता है। और अगर हम हमारा जो क्लॉक है, अगर हमारा क्लॉक ही एक्टिव नहीं होगा तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमेशा लाइक इनवैलिड स्टेट में रहता है, जहां पे कोई चेंज नहीं होता है इनपुट आउटपुट पे। तो मैं आपको निगेटिव लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे निगेटिव लेवल का एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये होता है बेसिकली आपका निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। यहाँ पे एक बबल होती है, और ये बबल, ये बेसिकली आपका डायग्राम है निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चेंजेस इट्स स्टेट। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर क्लॉक एक्टिव है तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, तभी वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होगा और आउटपुट जनरेट होगा। अगर हमारा क्लॉक ही एक्टिव नहीं है देन इन दैट केस हमारा रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि हमारा जो क्लॉक है या तो वो निगेटिव हो सकता है या वो क्लॉक हमारा पॉजिटिव हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ऑल जीरो, एंड ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जब निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो उस केस में हमारा क्लॉक जो है वो भी निगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो पाएगा। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था वो समझ में आया होगा। और समझ में अगर वीडियो आ रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन 1010 एंड ऑपरेशन 1100 इन बाइनरी। तो हमारे को दो नंबर दिया गया है, दो बाइनरी नंबर्स दी गई हैं और उनके बीच में हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हमारा वैल्यू क्या है, 1 है, 0 है, 1 है और ये 0 है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1 1 0 और ये भी है 0। अब इसका जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड ऑपरेशन में आप सबको पता होगा कि उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल पता होना आपको सबका जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में एंड से पूछा है। हो सकता है कि टीआरई 4 में जो है वो एक्सऑर का पूछ दे, नैंड का पूछ दे, नॉट का पूछ दे, और का पूछ दे। तो उस केस में आपको सबका ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एंड का सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये हमारे दो इनपुट्स हो गए। दोनों इनपुट से बनने वाले चारों पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं वो हमने लिख लिए। तो सबसे पहले 0 0 है, तो 0 0 के केस में एंड गेट की एक मूल मंत्र ये होती है कि कोई भी इनपुट अगर 0 है, एक ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो उस केस में रिजल्ट जो है वो हमेशा 0 ही जनरेट होता है। कोई भी इनपुट अगर 0 है, दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर 0 है तो उस केस में जो रिजल्ट है वो हमेशा 0 आता है। और अगर दोनों ही इनपुट 1 है, यानी कि कोई भी इनपुट 0 नहीं है, देन इन दैट केस द रिजल्ट विल बी 1। सो ये आपका ट्रूथ टेबल था एंड गेट का। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ तो 0 0 है, 0 0 के केस में 0। नेक्स्ट इज 1 0, 1 0 के केस में है 0। नेक्स्ट है 0 1, 0 1 के केस में है 0। और नेक्स्ट है हमारा 1 1, तो 1 1 के केस में है 1। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स हिंदी में है। जो भी हिंदी के कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो को एक बार पॉज करके अपना देख ले। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लगती है तो जो हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं, आप वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके आप अपने से इसको सॉल्व करिए पहले तो, और उसके बाद से आप, अगर आपको कहीं डाउट लगती है या फिर आपको कोई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो इंग्लिश के टाइम पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप उसको बैक जाके सुन सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी 77th क्वेश्चन कि इन अ हाफ एडर सर्किट व्हाट आर दी आउटपुट्स। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, एडर्स जो हैं वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं एंड इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन दी करंट इनपुट। सो हाफ एडर में और फुल एडर में एक मेजर डिफरेंस जो है वो आप सबको पता होना चाहिए। तो जो हाफ एडर है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हाफ एडर में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होते हैं। तो there are two inputs and two outputs in half adder circuit and second one is full adder. So full adder में नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो हमारे 3 होते हैं एंड नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो यहाँ भी सेम होते हैं, दैट इज 2। सो एडर बेसिकली करता क्या है, तो एडर का काम जो है वो दो बाइनरी नंबर्स को एडिशन करना है। नाम से ही पता चल रहा है कि एडर है तो एडिंग का काम करेगा, एडिशन का काम करेगा। सो दैट इज करेक्ट कि एडर जो है वो एडिंग का काम करता है। और उसमें अब हाफ एडर जो है, वो हाफ एडर जो है वो बेसिकली क्या करता है, तो वो हमारे जो जो टू सिंगल बिट नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, उनको ऐड करता है। और फुल एडर जो है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 हो जाती हैं और आउटपुट जो है यहाँ पे भी 2 ही होता है। अब बात कर लेते हैं कि आउटपुट्स क्या क्या होते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सम एंड कैरी, ऑप्शन बी इज डिफरेंस एंड बोरो, ऑप्शन सी इज सम एंड डिफरेंस, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट्स। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाफ एडर, फुल एडर ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंतर्गत आते हैं। एंड हाफ एडर में और फुल एडर में दो चीजें पूछी जाती है। एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर इज कि हाफ एडर में दो इनपुट्स होते हैं एंड दो ही आउटपुट्स भी होते हैं। एंड सिमिलर वे फुल एडर की अगर हम बात करें तो फुल एडर में हमारे पास नंबर ऑफ जो इनपुट होते हैं वो 3 होते हैं एंड द नंबर ऑफ आउटपुट्स आर 2। सो ये चीजें भी कई बार पूछ ली जाती है कि द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट बताइए, हाफ एडर में कितने होते हैं, इनपुट आउटपुट्स फुल एडर में कितने होते हैं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा कि हाफ एडर में आउटपुट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं हाफ एडर की ट्रूथ टेबल बनाऊं तो जैसा कि सबसे पहले हमारे पास होता है ए,
इनपुट ए एंड देन बी, और फिर एक होता है हमारे पास सम, और एक होता है हमारे पास कैरी। तो यही है बेसिकली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कि सम एंड कैरी आर द टू इनपुट्स इन अ हाफ एडर सर्किट। अब जैसे कि अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, उसी तरीके से ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, उसी तरीके से अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, और अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो इस केस में सम क्या रिटर्न करेगा? तो सम में बेसिकली जब हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, और जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1, एंड जब हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बिकम 1, और जब हम 1 1 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट विल बिकम 0। और अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी जो होता है हमारा, जब हम 0 0 को ऐड करेंगे तो कैरी विल बी 0, एंड अगर हम 0 1 की केस में बात करें तो वहां पे भी कैरी हमारा जो है वो 0 ही होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है, जब हमारा 1 0 होगा उस केस में हमारा जो वैल्यू है वो भी कैरी की 0 होती है, और लास्ट केस जब हमारा दोनों ही इनपुट 1 है उस केस में हमारा कैरी 1 होता है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करिएगा तो जो सम है, सम बेसिकली हमारा 0 0 1 1 0 आ रहा है, तो ये बेसिकली आपका जो सम है वो एक्स और को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सम है, ये सम एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैरी है वो बेसिकली आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0 0 0 और 1 है, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है किसके? एंड गेट के। तो ये हमारा कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हाफ एडर का जो सम है वो कौन सी गेट को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा ऑपरेशन के लिए इम्प्लीमेंटेड होता है, तो वो एक्सऑर होगा, और कैरी के केस में वो वैल्यू एंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी का इनमें से कौन सा टाइप है? तो बेसिकली मेमोरी हायरार्की का ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास टोटल 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी दो होते हैं, एक होता है रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और एक होता है हमारा रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अब जो हमारा रैम है वो हमारा बेसिकली वोलाटाइल इन नेचर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें कि हम जो भी डेटा को सेव करते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे ही सेव होता है। जस्ट इन केस अगर हमारा लैपटॉप का पावर ऑफ हो जाता है या फिर सिस्टम फेलियर की वजह से हमारा पावर जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाता है, तो उस केस में जो भी डेटा हम रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर किए होते हैं वो सब लॉस हो जाता है। तो ये होता है वोलाटाइल इन नेचर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी की, तो यहाँ पे जो भी हम डेटा सेव करते हैं वो परमानेंटली सेव होता है। अगर हमारा सिस्टम सडनली शट डाउन भी हो जाता है देन इन दैट केस ऑल्सो हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली सेव रहता है। तो ये हमारा बेसिकली रीड ओनली मेमोरी है, और इसके टाइप्स पूछे गए हैं। तो रीड ओनली मेमोरी में एक हमारा प्रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा ईपी रोम जिसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास्केबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों के तीनों ही टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, दैट इज सम एंड कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज अ पीएलए। सो पीएलए स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो पीएलए स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। पीएलए के अंतर्गत दो डिवाइसेस आती हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोम, पी आर ओ एम, जो हमारा रीड ओनली मेमोरी का टाइप था। इसमें क्या होता है कि हमारा जो और गेट होता है वो प्रोग्रामेबल होता है, वो प्रोग्रामेबल होता है, एंड जो हमारा एंड गेट होता है वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा पी 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 नेक्स्ट एक होता है हमारा, वो उसे हम बोलते हैं पी ए एल। पी ए एल पी ए एल स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में क्या होता है कि हमारा जो और गेट होता है वो फिक्स्ड होता है, एंड जो हमारा एंड गेट होता है ये प्रोग्रामेबल होता है। तो ये चीजें भी पूछ ली जाती है कई बार कि प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक जो है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक है, उसमें कौन सा गेट फिक्स होता है और कौन सा गेट प्रोग्रामेबल होता है। तो वो होता है हमारा पीएएल। और हम प्रोम की बात करें तो वहां पे और गेट जो है ये हमारा प्रोग्रामेबल होता है और फिक्स्ड होता है हमारा एंड गेट, और ये पीएलए के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। तो पीएलए एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि हम दो गेट, एंड गेट और गेट, दोनों को ही फिक्स या फिर प्रोग्राम कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर जो है वो हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत आता है, और मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि मैनी इनपुट्स सिंगल आउटपुट, मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज अ combinational combinational circuit. It has many inputs but a single output.
तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें कि मैनी इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होती है ना, ये 8 टू 1 है। तो ये 8 टू 1 कोई भी जब भी आपसे मल्टीप्लेक्सर दिया जाएगा तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये जो डिजिट दी हुई है, ये हमेशा 2 का पावर में ही दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 2 क्रॉस 1 हो गया, 2 2 टू 1 हो गया, या फिर आपका 4 टू 1 हो गया, या फिर आपका 16 टू 1 हो गया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो 2 है या फिर ये 4 है, ये 16 है, ये सब के सब 2 के मल्टीपल ही होते हैं, 2 के पावर में ही होते हैं। तो ये 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है। उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 3 इज व्हाट, 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। सो जितने जो भी पावर में निकल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 हो रहा था, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो 3 है, यही 3 होता है हमारा सेलेक्ट लाइंस। सो इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो 3 आ रही है, ये वैल्यू, यही वैल्यू हमारी सेलेक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 1 2 3 4 टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट दीज कन्वर्सन। सो हमारे को एक डेसिमल नंबर दिया गया है 1 2 3 4, और उसमें हमें बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में उसे कन्वर्ट करने को कहा गया है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 1 2 3 4 डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग उसका बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो हमें अगर कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो तो उससे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से आप इसे तब तक इसे स्मॉल करते जाओगे जब तक कि यहाँ पे वैल्यू लास्ट में 0 ना आ जाए। तो ये चीजें आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसे तोड़ते जाते हो, डिवाइड करते जाते हो 2 से, और लास्ट में इस साइड पे आप रिमाइंडर लिख रहे होते हो, जैसे कि स्टार्टिंग में 0 आएगा, फिर कुछ आके 1 आएगा। तो इस तरीके से आप ये इसको कंप्यूट करते हो। तो ये चीजें इस तरीके से आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल पाओगे 1 2 3 4 का। उसके बाद से आप बाइनरी से ऑक्टल अगर कन्वर्ट करना है तो लास्ट से आप 3 3 का पेयर फाइंड आउट करते हो। उस तरीके से उसके बाद से आपका ऑक्टल निकल जाता है। उसी तरीके से जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल करते हो तो वहां पे आप 4 4 का पेयर करते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी डेसिमल नंबर का बाइनरी निकाल सकते हो और बाइनरी से अदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके आप जरूर कमेंट में अपना आंसर पोस्ट कीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इजी है और ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जिससे कि हमें डेसिमल से बाइनरी पूछ लिया, या फिर आपसे बाइनरी से डेसिमल पूछ लेगा, ऑक्टल से डेसिमल पूछ लेगा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी पूछ लेगा। तो ये चीजें आनी चाहिए और इस चीज का आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी आपके ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उस तरीके से आप जरूर कमेंट में अपना आंसर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द बूथ एल्गोरिथम यूज्ड फॉर। बूथ एल्गोरिथम का यूज हम किस लिए करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑप्शन बी इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑप्शन सी इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बूथ एल्गोरिथम जो है ये हमारा टू साइंड बाइनरी नंबर्स को जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो वहां पे हम बूथ एल्गोरिथम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरर डिटेक्शन कोड यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हैमिंग कोड, ऑप्शन बी इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ऑप्शन सी इज चेकसम, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो एरर डिटेक्शन कोड की अगर हम बात करें तो जो हैमिंग कोड है, ये हैमिंग कोड हमारा एरर डिटेक्शन में भी काम आता है और एरर करेक्शन में भी काम आता है। तो जब हमें सिंगल बिट की एरर को डिटेक्ट करना हो या उसे करेक्ट करना हो तो वहां पे हम हैमिंग कोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये हमारे डिजिटल नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। जैसे कि आपने नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा या फिर टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा होगा। तो ओएसआई जो लेयर होती है, ओएसआई मॉडल, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, आपका सबसे स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लेयर है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में। उनमें से एक डेटा लिंक लेयर होता है, जिस डेटा लिंक लेयर पे हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का यूज करते हैं। और उसी तरीके से ये जो चेकसम है, चेकसम मेथड, ये भी एक तरीके का एरर डिटेक्शन कोडिंग है जो कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे एरर डिटेक्शन कोड है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है, जब सेंडर जो है कोई मैसेज को रिसीवर के पास भेज रहा होता है थ्रू एनी कम्युनिकेशन मीडियम, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी हमारा मैसेज बिट्स होती हैं उन बिट्स में हम रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देते हैं, रिडंडेंट बिट्स को अपेंड कर देते हैं बेस्ड ऑन दी
पोलिनोमियल डिवाइजर जो हमें गिवन होता है। तो जो भी पोलिनोमियल की एक हाईएस्ट डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स को हम ऐड कर देते हैं अपने मैसेज बिट्स में, और उसके बाद से उसे डिवाइड कर रहे होते हैं, और जो लास्ट में रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से हम रिडंडेंट बिट्स को रिप्लेस कर देते हैं, और फिर उसी सेम चीज को हम अपने रिसीवर के पास भेजते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम में, जहां से हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे हेमिंग कोड जो है उससे हम करेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी टेक्निक दिए गए हैं ये सब के सब एरर डिटेक्शन कोड है जो कि हम यूज करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो हिंदी के कैंडिडेट्स वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। तो जो भी आपको आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर प्ले करके सुन लीजिएगा जो भी एक्सप्लेनेशन है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप वीडियो पीछे करके सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन परफॉर्मिंग बीसीडी एडिशन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल बीसीडी डिजिट। सो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली वर्ड ये है मैक्सिमम वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। और बीसीडी होता क्या है, तो बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी में क्या होता है कि हमारे जो डेसिमल्स हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि 0 से लेके 9 तक, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। और एक बीसीडी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोटल 4 बिट्स का यूज करते हैं। सो टू रिप्रेजेंट अ सिंगल बीसीडी डिजिट वी यूज 4 बिट्स। सो 4 बिट के हेल्प से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है, सो इस 2 को अगर मुझे बीसीडी में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 0 0 1 और फिर 0। सो ये होगा आपका बीसीडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 2। सो इस तरीके से हम बीसीडी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें भी अब हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज 9, और हमारे ऑप्शंस में 9 नहीं है। तो 2 जो है, 2 बेसिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और 10 और 15 जो है इसे हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम हम 9 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे ज्यादा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011.1101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो हमें एक नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर, और उसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इस वाले बिट को चेक करिएगा। तो ये वाला बिट 1 है, 1 इंटू टू का पावर 1, सॉरी 2 का पावर 0, एंड देन नेक्स्ट इज दिस बिट। सो दिस बिट विल बी 2 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट इज दिस बिट, तो ये 0 है, तो 0 से आप किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करिएगा, रिजल्ट विल बी 0। नेक्स्ट इज 2, एंड 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 2 तो यहाँ हो गया, तो 2 का पावर 2 इंटू 0 बिकम्स 0। सो जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये 2 का पावर 3 इज व्हाट, 8, 2 का पावर 1 इज 2, एंड 2 का पावर 0 इज 1। सो टोटल इट बिकम्स 11। सो 11 से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकता, तो जस्ट एलिमिनेट दीज ऑप्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद में। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये 1 जो है, 1 इंटू टू का पावर -1। तो जो भी पॉइंट के बाद में होंगे, यानी कि राइट साइड में, उसे हम पावर में उतना माइनस करते जाते हैं। उसके बाद से 1 है, 1 के बाद से ये मल्टीप्लाई 2 का पावर -2। सिमिलरली ये 0 है, तो 0 का 0 ही हो जाएगा, आई एम स्कीपिंग दैट पार्ट। नेक्स्ट इज 1, एंड देन this, and then 2 into minus का पावर 4। -3 जो है वो 0 से 0 में मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगा, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। सो अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 इंटू टू का पावर -1 दैट बिकम्स 1/2, फिर प्लस 1 इंटू टू का पावर -2 बिकम्स 1/4। नेक्स्ट है हमारा प्लस 1 इंटू टू का पावर -4 इज 1/16। सो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा सो द रिजल्ट विल बिकम 0.8125। सो ये रिजल्ट आपका निकल के सामने आएगा। सो 8125, और ये ऑप्शन में 0.75 है, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। दैट्स वाई ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन द डिजिटल लॉजिक। सो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो डिमॉर्गन्स लॉ में
डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि हमारा जो ये ए है, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार विल बिकम ए बार इनटू बी बार। तो ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ होता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि जो अंदर वाली ये साइन प्लस है, ये बाहर आकर के मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, और जो ये होल बार था, ये पूरा ए प्लस बी पे कंप्लीटली बार था, और ये बार अब टूट करके ए पे अलग से हो जाता है और बी पे अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ, चेंज द लाइन, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन इज द डेफिनेशन ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। और डिमॉर्गन्स थ्योरम का अब यूज कहाँ पे किया जाता है? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन, सो यस दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटिंग नैंड गेट। तो जब आप नैंड गेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नैंड गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है, और हम नैंड गेट की मदद से बाकी अदर गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा और गेट है। तो जब हम नैंड गेट की मदद से जब आप और गेट को डिजाइन करिएगा, तो वहां पे आपको डिमॉर्गन्स लॉ की जरूरत पड़ती है। तो इंप्लीमेंटिंग नैंड गेट्स में भी हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम का एप्लीकेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मिंग बाइनरी एडिशन। तो डायरेक्टली बाइनरी एडिशन में हम डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज नहीं करते, बट इनडायरेक्टली इसमें भी यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोंट केयर कंडीशन इन द डिजिटल लॉजिक। सो डिजिटल लॉजिक में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास काफी बड़े बड़े होते हैं, तो उन बूलियन एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स है। द फर्स्ट टेक्निक इज टू सिंप्लीफाई टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन, simplified boolean expression we have, the first technique is boolean algebra की हेल्प से हम करते हैं, boolean algebra। द सेकंड वन इज के मैप। तो आपने के मैप की हेल्प से भी कभी ना कभी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया ही होगा। तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉ होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के मैप। सो के मैप में क्या होता है कि हमारे पास जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होती है उसके करस्पॉन्डिंग हम जीरोज और वंस में उसको इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद से एक स्क्वायर टाइप का एक जो भी हमारे पास बॉक्स होता है उसमें हम वैल्यूज को फिल करते हैं। और उसके बाद से के मैप में एक रूल है कि जो सबसे पहले हम लार्जर जो पेयर बनता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और लार्जर पेयर को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक ये है कि जितना बड़ा लार्जर पेयर को आप सेलेक्ट करिएगा, उतना ही प्रिसाइज, उतना ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न में मिलता है। और जितना ही शॉर्टर और सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन होगा, उतना ही लेस नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो उतना ही कम होता है। तो के मैप की हेल्प से हम जो भी अब हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और उसमें सबसे लार्जर पेयर जो होता है उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। और सेलेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड हो और उससे लेस नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट हो। तो ये लार्जर नंबर ऑफ पेयर्स को सेलेक्ट करने के लिए ही हम डोंट केयर कंडीशन का यूज करते हैं। तो ये डोंट केयर कंडीशन क्या होता है? तो डोंट केयर एक तरीके की सिचुएशन है जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है या फिर वन हो सकती है, बट वो जो बुलियन एक्सप्रेशन की जो सिंप्लीफाइड है आंसर, उस पे उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका जो आउटपुट है उस पे उसका कोई अफेक्ट ना पड़े। ये होता है हमारा डोंट केयर का पर्पस। सो इसके ऑप्शंस हैं कि टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। Second option is to prioritize the certain inputs over other. Option C is to ensure that all the possible input combinations are covered in a truth table. Option D is more than one of the above, and last option is none of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो भी हमारा डोंट केयर सिचुएशन है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, बट हमारा जो आउटपुट है वो उससे चेंज ना हो पाए। तो ये चीजें होती है डोंट केयर का रीजन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेटा स्ट्रक्चर से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट इन अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सो बेसिकली दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके एग्जांपल्स हैं एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक है, क्यू है। सो ये सब के सब ये लीनियरली डेटा को स्टोर करते हैं, एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं लीनियर फैशन में। और अगर हम नॉन लीनियर की बात करें, सो नॉन लीनियर में जैसे कि हमारे पास ट्री है, हमारे पास ग्राफ है, तो ये सब जो डेटा को साइक्लिक फैशन में स्टोर करते हैं, नॉन लीनियर तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। सो इस वजह से ऑप्शन ई दैट इज नॉन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका
यूज हम जो है इफिशिएंटली सर्चिंग ऑफ एलिमेंट में या फिर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स में करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टैक, ऑप्शन बी इज क्यू, ऑप्शन सी इज हैश टेबल, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हैश टेबल। हैश टेबल जो है वो बिगो ऑफ वन टाइम में इफिशिएंटली एलिमेंट को सर्च करना, उसको इंसर्ट करना या फिर डिलीट करने का काम करता है। तो हैश टेबल में होता क्या है, बेसिकली हैश टेबल में एक हैश फंक्शन प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इंडेक्स वैल्यू होती है। वो इंडेक्स वैल्यू जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो उस एलिमेंट की लोकेशन को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही आप जो भी इनपुट देते हो कि मुझे इस वैल्यू को सर्च करना है, वो इंडेक्स हैश फंक्शन की हेल्प से तुरंत इफिशिएंटली बिगो ऑफ वन टाइम में कांस्टेंट टाइम में सर्च करके रिटर्न करता है। और अगर हम इन दोनों की बात करें, लाइक स्टैक और क्यू की बात करें, तो ये हमेशा बिगो ऑफ एन टाइम में जो भी साइज होगी स्टैक की, उस टाइम में ये वैल्यू को सर्च करके रिटर्न करते हैं। सो इफिशिएंटली की अगर हम बात करें तो हैश टेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज फॉर हिंदी पेरेंट्स, जो भी हिंदी में देखना चाहते हैं ये उनके लिए है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं एंड आप अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो भी वीडियो है उसको पीछे बैक करके आप एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इन अ बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन दी नोड वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारा बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पेरेंट नोड है इसकी वैल्यू 3 है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 है जो इसका लेफ्ट सब ट्री है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल 5 है। तो ये एक तरीके के बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें क्या है कि जो हमारा नोड वैल्यू है, नोड वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है। तो ये 3 का जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री में हमेशा नोड की वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू ही स्टोर की जाती है लेफ्ट सब ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री के केस में। और अगर हम राइट सब ट्री की बात करें तो राइट सब ट्री में हमेशा वो वैल्यूज स्टोर की जाती हैं जो कि नोड की वैल्यू से बड़ी हैं। यानी कि 3 से बड़ी है वैल्यू 5, तो ये राइट सब ट्री में स्टोर होगा, और ये जो 2 है ये 3 से छोटी है, इस वजह से ये लेफ्ट सब ट्री में स्टोर होती है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री का रूल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी सब ट्री है जिसमें कि नोड की वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू स्टोर की जाती है, कौन सी सब ट्री में। तो हमारे ऑप्शन है लेफ्ट सब ट्री, ऑप्शन बी इज राइट सब ट्री, ऑप्शन सी इज बोथ सब ट्री, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में जो भी हम नोड से स्टोर करेंगे उसकी वैल्यू नोड की वैल्यू यानी कि पेरेंट वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। सो ऑप्शन बी राइट सब ट्री इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में स्मॉलर देन लिखा रहता देन इन दैट केस राइट सब ट्री वुड बी द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस थे आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो लेके आई जाए तो आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में हमें शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे आप अभी भी नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कवर करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेक कीजिएगा। तब तक के लिए